आज का जो चैप्टर है हमारा वो है नए साम्राज्य और राज्य। एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर है आपका हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्लास 6। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि नए साम्राज्य और राज्य किस प्रकार से आए। क्या बताती हैं हमें प्रशस्तियाँ। प्रशस्ति का नाम आते ही हमें याद आता है कि समुद्रगुप्त जो थे, गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त, ठीक है, इन्होंने एक प्रशस्ति लिखवाई थी जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इसको हम इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ 1 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, लिख लो ये। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे पॉइंट है बेटा, ये बन नहीं रहा। ठीक है, और इसकी जो रचना की थी, इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? हरिशेन ने की थी। किसने की थी? हरिशेन। ठीक है, 1 मिनट, हरिशेन ने की थी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का दरबारी था, जो भी था हरिशेन। ठीक है, वो समुद्रगुप्त का दरबारी था। इसकी इलाहाबाद अशोक स्तंभ पर खुदे गए लंबे अभिलेख से पता चलता है समुद्रगुप्त के दरबार राजकवि मंत्री हरिशेन एक काव्य के रूप में की गई थी। ये विशेष किस्म का अभिलेख था जिसे प्रशस्ति कहा जाता है। एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। उस प्रशस्ति में प्रचलन पहले श्री था, जिसमें तुम अध्याय 8 में हमने पढ़ा था, है ना, गुप्त काल के बारे में। तो उसी का राजा था ये समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें बताती है कि कवि इसमें योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान को उत्कृष्ट कवि भरपूर प्रशंसा करते ईश्वर के बराबर बताया। प्रशस्ति लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है, अलग अलग वाक्य दिए गए हैं जीतने वाले राजा को भगवान के समीप बताकर। ठीक है, अब हमने देखा कि क्षेत्र हरे रंग से रंगा गया है, ये इस टाइप की यहाँ पर कुछ प्रशस्तियाँ पाई जाती हैं। उस तरह बैगनी नीले रंग भी मिलेंगे, परंतु ये मानचित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पे मानचित्र है आपका, यहाँ पे कुछ नीला रंग है। ठीक है, यहाँ पिंक सा कलर है, यहाँ हरा सा कलर है। तो देखो क्या हरे रंग का क्षेत्र कौन सा है बेटा? हरे रंग का क्षेत्र है आर्यवर्त का, जो समुद्रगुप्त ने हारकर उन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, वो हरे रंग का क्षेत्र है। दक्षिण पंथ जो कुछ राजधानियों को दिखाने में मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं, वो दक्षिण पंथ समुद्रगुप्त ने इनके सामने समर्पण किया और शासन की अनुमति दे दी इन्हें। ठीक है, किसको बेटा? जहाँ पे लाल बिंदु है। ठीक है, ये रही यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा पड़ोसी देश अंतरिक घेना बेरंगी रंग गया था इसमें, इसीलिए तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम में कई गढ़ या संघ आते थे। वह समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाहरी इलाके शासक नीले रंग से रंगा गया, वो भारत के इलाके के लोग थे। कुषाण तथा शक वंश थे जो श्रीलंका के शासक थे, और उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री से विवाह कर दिया था। ठीक है, तो ये वो लोग थे। इसके बाद आती है वंशावलियाँ। वंशावलियाँ जो थी बेटा समुद्रगुप्त के प्रति प्रापितामह पितामह प्रापितामह पितामह यानी कि परदादा दादा पिता के माता के बारे में बताते हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, ऐसा माना जाता है। पर पहले जो थे श्रीगुप्त थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने ये भी उपाधि धारण की। उनके दादा परदादा महाराजा के रूप में उल्लेख है और आभास मिलता है कि धीरे धीरे वंश का महत्व बढ़ गया है। ठीक है, जो समुद्रगुप्त को वो मिली थी ना उपाधि, जैसे इसके पापा को, यानी कि जो इसके चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, चंद्रगुप्त गुप्त वंश वाला शासक, उसको महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी, ये याद रखना। ठीक है, और चंद्रगुप्त इसको समुद्रगुप्त को विक्रम आदित्य की उपाधि मिली थी, याद रखना ये भी। समुद्रगुप्त के बारे में उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद उनका जो बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय, पूर्वजों की सूची की जानकारी मिलती है, जैसे उनके बेटे। ठीक है, और इसके बाद हमें सिक्कों का पता चलता है कि पश्चिम भारत में सैन्य अभियान अंतिम शासक परास्त किया, और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि दरबार विद्वानों से भरा था। कुछ इनके बारे में जानकारी मिली हमें हर्षवर्धन और हर्षचरित से। जिस तरह से गुप्त वंश के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, तो कुछ शासकों ने जीवनी का पता चलता है। राजा हर्षवर्धन
करीब 1400 साल पहले शासन किया। दरबारी बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवन हर्षचरित लिखी। तो बेटा ये याद रखना, हर्षवर्धन की जीवनी जो है हर्षचरित है, ठीक है। हर्षवर्धन की जो जीवनी है वही हर्षचरित है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली, राजा बनने तक का वर्णन है और तीर्थ यात्री श्वेत सांग के बारे में हमने पढ़ा था जो 8 चैप्टर में, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। हर्ष के माता पिता बड़े बेटे नहीं थे। हर्ष के अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे। पिता बड़े भाई की मृत्यु के हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उन्हें बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक उन्होंने बाहर डाला तो हर्ष कन्नौज को ने अपने अधीन कर लिया। मगध तथा समुद्र बंगाल जीत का पूर्णतः सफलता नहीं मिली थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश भी की। चालुक्य, नरेश, पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था उन्हें। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन की बात करें तो पल्लव जो हैं और चालुक्य जो है वो दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश हैं। पल्लवों को उनके राज्य की राजधानी कांचीपुरम के पास क्षेत्रों में लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चालुक्य की राजधानी एल्होल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। जहाँ कोई मंदिर थे, पल्लव चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था और समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे, ये याद रखना, पुलकेशिन जो यहाँ के शहर थे वो बहुत ज़्यादा समृद्ध थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। चालुक्य का राजा था पुलकेशिन द्वितीय। उनके बारे में दरराज कवारी रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि उन्हें पूर्वजों और खासतौर पर पिछले 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। और पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा के से राज्य मिला था उनको, ठीक है। रवि कीर्ति के अनुसार तथा पश्चिम दोनों समुद्र तट इलाकों पे अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण कर दिया और कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण ले ली। तो यानी कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम हर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। हमने चालुक्य की विजय के बारे में पढ़ा, चालुक्य ने कैसे अपनी विजय को हासिल किया, ठीक है। चालुक्यों ने कैसे अपनी विजय को हासिल किया, तो उनके पास राष्ट्रकूट और चोलवंश समाप्त कर दिया। इसके बारे में हमने क्लास 7 में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एनसीईआरटी में। प्रशासन कैसे पता चलता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रशासन प्राथमिक इकाई गांव होते हैं। धीरे धीरे बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोग समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाए, ठीक है। इसके बाद हमने देखा क्या कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय अनुवंशिक बन गए और अर्थात बेटे पिता का पद पाते थे। हरिशेन ने अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायिक अधिकारी थे। कभी कभी व्यक्ति पदों पर कार्य करता था कि हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री और संधि विग्रहित अर्थात बुद्ध और शांति के विषयों में मंत्री था। संभवतः वहाँ ये प्रशासन बोलबाला था कि भाई जो ये है विक्रम है जो बहुत ज़्यादा अच्छा और समृद्ध राजा है, ठीक है। इसी प्रकार एक नई सेना बनाई, एक सुसंगठित सेना रखी जिसमें हाथी, घुड़सवार, पैदल सब चीज़ें थी, ठीक है। और इन्होंने ये जो इससे यहाँ पर जो कर वसूलते थे वो कौन कहलाते थे? सामंत कहलाते थे, ठीक है। सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण राज्य में सभाएं भी होती थी, उप समितियां, सिंचाई, खेतवाड़ी से रिलेटेड, भूस्वामी संगठन से रिलेटेड, ठीक है, वो सभाएं करते थे। भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे। उत्तर ग्राम में नगरम व्यापारी संगठन का नाम था। संभवतः सभाओं और घनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी के व्यापारियों का नियंत्रण था। बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दी का काम करती रही, ठीक है। उस जमाने के लोगों की बात करें तो नाटक में रोचक बात ये थी कि अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे और अभिज्ञान शकुंतलम जो था, दुष्यंत नामक राजा शकुंतला, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम नामक जो नाटक था, ठीक है, उसको
जॉन्स विलियम्स ने शायद इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करवाया था। शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब बछुआरा राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। ठीक है। चीनी तीर्थयात्री शियन जो थे, उन्होंने ध्यान से लोगों की दुर्गति पर भी गया, जिन्हें उच्च शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, और शहरों के बाहर उन लोगों को रहना पड़ता था। लेकिन शहर या बाजार भीतर आना होता था तो सभी आगाह करने के लिए लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते थे, मतलब लकड़ी का टुकड़ा फेंक फेंक के मारते थे उनके। ठीक है। ये एक जगह भारत द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। ठीक है। राजा की सेना का बहुत बड़ा चित्रण किया गया। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। हमने देखा खाने पीने का सामान आदि सब चीज़ें शामिल है। सारी चीज़ें ठेलगाड़ियों पर ऊँटों और हाथियों जैसे सामान वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें पड़ती थी, है ना। सेनाएं जो थी विध्वंस निशानी छोड़ जाती थी अपनी। अक्सर गांव की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारी काफिलों को बेल। ठीक है। तो माहौल डर कर भाग खड़े होते थे और बाड़भट लिखते हैं कि पूरी दुनिया दुलगर्द में डूब जाती थी। सेना के साथ में लाई जाने वाली चीज़ों की सूचनाएं थी। ठीक है। अब हरिशेन ने गौतमी पुत्र की सत्कर्णी प्रशंसा की प्रशस्ति लिखी और बताना सही है गलत। आर्यवर्त शासक समुद्रगुप्त के लिए भेद भेजते थे। दक्षिण पंथ में 12 शासक थे। गुप्त और नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मुदेरा हैं। एलाहौर पल्लवों की राजधानी है। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं तक काम करती रही। ऐसे 3 लेखकों को नाम बताओ जिन्हें हर्षवर्धन में के बारे में लिखा हो। इस युग में सैन्य संगठन का बदलाव बताओ। इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या चीजें नहीं दिखाई दी। ठीक है। ये सारा आपने कवर अप करना है। देन कंप्लीट योर चैप्टर नए साम्राज्य और राज्य। सो अब आप इसे अच्छे से कवर कर लेना। अगर आपने फर्स्ट से लेके ए तक कोई भी क्लास मिस कर दी है तो ये वाली वीडियोस कंप्लीट कर लो, इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।